Hello students, now today we will start class 11th biology chapter 10 cell cycle and cell division. Okay, now basically in this chapter mein we will discuss about cell division, means our body के different cells किस टाइप से डिवाइड होते हैं. If आर बॉडी सेल्स को हम क्रोमोसोम के बेस पर डिवाइड करते हैं तो सोमेटिक सेल्स एंड सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स एंड फंक्शन या एक्टिविटीज भी इनकी डिफर करेंगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ पर सोमेटिक सेल्स के बेस पर करते हैं तो ग्रोथ के बेस पर फंक्शन करेंगी ये. ओके, आपने पढ़ा है ना सोमेटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स, टू टाइप की सेल्स का अपन नाम फ्रिक्वेंटली सुनते रहते हैं. तो सोमेटिक सेल्स मीन्स जो ग्रोथ के बेस पर, मतलब ऐसी सेल्स जो ग्रोथ के बेस पर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, दैट इज कॉल्ड सोमेटिक सेल्स. एंड सेक्स सेल्स मीन्स नेम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है, सेक्स सेल या जर्म सेल्स भी अपन जिनको कहते हैं, है ना. मैं गैमेट सेल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट सेल्स या सेक्स सेल्स जैसे ही फॉर्म होती हैं फ्यूजन करेंगी, इन ऑल फंक्शंस को करेंगी यहाँ पर, है ना. एज अ रिजल्ट न्यू सेल की फॉर्मेशन होती है. तो स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर में अपने को यही सब डिस्कस करना है कि सेल कैसे डिवाइड होती हैं. नाउ मैंने फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर लिख रखा है इसका सेल साइकिल. सेल साइकिल मीन्स, नाउ बच्चों सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल टू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के. सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, दो चीज़ें अपन को मेनली इस चैप्टर में डिस्कस करना है. तो ये चीज़ें क्या है? नाउ सेल डिवीजन मीन्स, सेल डिवीजन को अपन फर्स्ट ले रहे हैं इसमें, मीन्स एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि जो एक सेल से टू सेल्स में जब डिवाइडेशन होता है, मतलब ये पेरेंटल सेल है और ये डॉटर सेल है ना. जब एक पेरेंटल सेल टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है तब अपन उसको कहते हैं ये सेल डिवीजन, है ना. ये मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको यहाँ पर बता दिया कि भाई जो है एक सेल से दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होना. इस डिवीजन में वी कैन से एम सेल्स भी या मदर सेल, अपन ने सो पेरेंटल सेल लिखा है ना, कई जगह यहाँ पर एम सेल मतलब मदर सेल भी लिखा मिल जाएगा. तो जो 2n वाली होती हैं कई सेल्स में, और ये जो डॉटर सेल्स हैं वो भी 2n वाली होती हैं. ये अपन दोनों तरह का डिवीजन देखेंगे, है ना. सो इस टाइप के डिवीजन को जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस डिवीजन. इट मीन्स माइटोसिस डिवीजन कैसा डिवीजन है? इक्वेशनल डिवीजन है ना. कैसा डिवीजन है? इक्वेशनल डिवीजन है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर जितना मदर सेल में है उतना ही डॉटर सेल्स में भी होगा, सेम रहेगा. इट मीन्स क्रोमोसोम नंबर. सो माइटोसिस डिवीजन मीन्स इक्वेशनल डिवीजन, राइट. बट नाउ गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बच्चों. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपन गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे, है ना. स्पर्मेटोजेनेसिस ही ले लेते हैं यहाँ पर अपन, स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं जो आगे जाकर स्पर्म को बनाएंगे, जिसमें क्या होता है 2n वाली होती है इसमें, और ये मतलब पहले तो डिप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, और जब ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं तब ये जो सेल्स बनती हैं, जो प्रोजेनी बनती है, वो कैसी बनती है? हैप्लॉइड बनती है. इट मीन्स ये कैसा डिवीजन हुआ? रिडक्शन डिवीजन हुआ. और रिडक्शन डिवीजन मीन्स यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होगा. कौन सा डिवीजन होगा बच्चों? मियोसिस डिवीजन. और ये माइटोसिस मैंने कैसा बोला था? इक्वेशनल डिवीजन है ये. और मियोसिस कैसा है? रिडक्शन डिवीजन. रिडक्शन मीन्स यदि पेरेंटल सेल डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी.
ओके, नाउ ये किस में होता है? गैमेट सेल्स में होता है मोस्टली, मीन्स क्रोमोजोम का नंबर यहाँ पर हाफ हो जाएगा, राइट। सो बच्चों, बोथ टाइप के डिवीजन के स्टेप को अपन जो स्टेप्स हैं इस चैप्टर में वो अपन 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नाउ इफ वी विल डिफाइन सेल साइकिल, अब यदि अपन यहाँ पर सेल साइकिल को डिफाइन करते हैं तो सेल साइकिल को कैसे डिफाइन करेंगे? दोज ऑल इवेंट्स जिसमें किसी सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, मीन्स डीएनए है, अपन कई बार पढ़ चुके हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, डुप्लीकेट करेगा, प्रोटीन का अमाउंट भी वहाँ पर कैसा हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इवेंचुअली जो पेरेंटल सेल है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड करेगी। ओके, सो बच्चों, इन ऑल इवेंट्स के स्टेप को अपन क्या बोलते हैं? जो एक साइकिल के फॉर्म में चलेगा, इट इज कॉल्ड सेल साइकिल। नाउ सेल साइकिल में हम किन किन पॉइंट को डिस्कस करेंगे? कितना टाइम एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगेगा, मतलब अपन ने जब सेल डिवाइड होना मीन्स इस पॉइंट से स्टार्ट होती है और यहीं पर आकर पूरी ख़त्म होती है, तो इस साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा ये भी हमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इफ़ वी विल टॉक अबाउट ईस्ट या फंगस की बात करें अपन, तो फंगस को अपनी एक साइकिल सेल साइकिल को कंप्लीट करने में 90 मिनट का टाइम लगता है। बट यदि हम अपनी बात करें, इट मीन्स ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, तो ह्यूमन बींग्स इनको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? ह्यूमन बींग्स को 24 हार्स पूरे यहाँ पर इनको लग जाते हैं। 24 आवर्स में ये अपना एक सेल साइकिल कंप्लीट करते हैं। नाउ सेल साइकिल 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है बेसिकली कौन कौन सी होती हैं यहाँ पर सेल साइकिल? फर्स्ट आता है अपना इंटरफेज और सेकंड आता है एम फेज। ओके, नाउ इंटरफेज मीन्स रेस्टिंग फेज भी अपन जिसको कहते हैं, और एम फेज मीन्स माइटोसिस, फेज मीन्स इक्वेशनल डिवीजन, अभी अपन ने डिस्कस किया था जैसा, ठीक है ना। मीन्स पेरेंटल सेल एंड डॉटर सेल में डिवाइड होने पर भी क्रोमोजोम का नंबर इसमें इक्वल बना रहता है, मतलब इक्वल नंबर क्रोमोजोम का प्रेजेंट होता है, चाहे वो पेरेंटल सेल है या डॉटर सेल है, दोनों में सेम रहेगा। नाउ अब आता है अपना माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट कब होता है ना। तो माइटोसिस डिवीजन कब स्टार्ट होता है? जब कैरियोकाइनेसिस होता है, मीन्स न्यूक्लियस में डिवीजन स्टार्ट होता है, तब इसमें ये जो है साइकिल स्टार्ट होता है। यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, अब अपन इसको देखेंगे कौन कौन सी स्टेप किसके बाद यहाँ पर आएंगे, ठीक है ना। माइटोसिस कब स्टार्ट होता है? मतलब जो सेल डिवीजन होता है ना, सेल्स, ये 2 टाइप से होता है, एक तो कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। ओके, नाउ कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, या न्यूक्लियर डिवीजन ही सीधा अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। और साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है। ओके, ओके, इसमें क्या हुआ? मीन्स कैरियोकाइनेसिस मीन्स जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। उसमें जैसे सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। जब इस सेल के अंदर इस न्यूक्लियस में डिवीजन स्टार्ट होगा तो 1 से 2 न्यूक्लियस यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे, है ना। मीन्स कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ये प्रोसेस तो माइटोसिस या एम फेज में ही चलेगा, है ना। नाउ इफ इंटरफेज की बात अपन यहाँ पर करें, अभी मैंने यहाँ पर 2 स्टेजेस लिखी थी ना, इंटरफेज और एम फेज। तो इंटरफेज की बात करें तो इट इज नॉन एज
रेस्टिंग फेज। इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं? नाउ एज आई टोल्ड यू, ह्यूमन बीइंग्स को सेल साइकिल कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं, है ना। तो उसमें से जो 23 आवर्स होते हैं ना, आवर्स होते हैं इनके, वो तो होते हैं किसके? रेस्टिंग फेज के। अब आप कहेंगे मैम तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि ये 24 आवर में कंप्लीट करता है? तो 23 आवर तो ये रेस्टिंग फेज में रहती है सेल, राइट। ओनली 1 आवर है जो यहाँ पर सेल डिवीजन में जो है कंप्लीट करने में ये टाइम इसको लगता है ना। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज इसलिए कहते हैं बच्चों, क्यों अपन ने 24 आवर्स बोला और इसमें से 23 आवर्स को रेस्टिंग फेज में ले लिया, बिकॉज जो रेस्टिंग फेज है या इंटरफेज है जो, इसमें सेल डिवीजन तो नहीं होता, बट जो ग्रोथ होती है सेल की, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहती हैं। नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल। इसमें डिफरेंट कहना चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस की अपन स्टडी करेंगे। नाउ फर्स्ट स्टेज अपन यहाँ पर देखें तो G1 या गैप 1 स्टेज अपन जिसको कहते हैं। तो गैप 1 स्टेज में यहाँ पर एक आपके एनसीईआरटी में आपने देखा होगा एक इस तरह से कहना चाहिए एक ऐसा पूरा सर्कल बना हुआ है जिसमें पूरी फेजेज आपको इजीली दे रखी हैं। इनको अपन यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर भी जैसे पूरे सर्कल में से आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया। ये इसकी G0 फेज हो गई, ये इसकी G1 फेज हो गई, है ना, और ये इसकी S फेज आ जाती है इसमें, और ये इसकी G2 फेज हो जाती है, और फिर जो इसकी ये पूरी जो बची हुई है ये क्या है? M फेज है, जिसमें पूरा सेल साइकिल चलता है। ठीक है ना। इसको थोड़ा अच्छे से अपन यहाँ पर ले लेते हैं। इस तरह से ये आ गई। अब इसमें आप देखोगे ना तो इसमें भी डिफरेंट स्टेजेस इसकी यहाँ पर पूरी आ जाएंगी। ठीक है ना। एक एक करके अपन उसको यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ जैसे सबसे फर्स्ट आ गई प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज या टेलोफेज भी जिसको कई जगह प्रोनाउंशिएट करते हैं। ये इस तरह से पूरा साइकिल यहाँ से यहाँ तक चलता रहेगा। ये इसकी एम फेज है। ठीक है ना। अब अपन देखते हैं, और ये इसकी इंटरफेज स्टेज है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि चलो अपन ने स्टार्ट किया तो कौन सी? G1 फेज। G1 फेज माइटोसिस एंड मतलब माइटोसिस मीन्स एम फेज और इंटरफेज के बिटवीन जंक्शन की तरह ये जो G1 फेज है वो जंक्शन की तरह यहाँ पर वर्क करती है, काम करती है। जैसे फर्स्ट स्टेज में मैंने कहा था G1 फेज। G1 फेज के बाद क्या आता है यहाँ पर? क्या आता है यहाँ पर? S फेज। फिर क्या आता है यहाँ पर? G2 फेज। फिर M फेज आ जाएगी। ठीक है ना। माइटोसिस और इंटरफेज के बिटवीन जंक्शन की तरह जो G1 फेज है या गैप 1 फेज जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया था, इसको अपन जंक्शन की तरह यहाँ पर कार्य करती है, वर्क करती है। मीन्स इन दोनों के बीच का ये स्पेस है। किन किन के बीच का? एम फेज और इंटरफेज के बीच का। ठीक है ना। अब इनमें सेल्स इसमें सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव भी होती हैं और ग्रोथ भी चलती रहती है, बट इसमें डिवाइडेशन नहीं होता। किसमें? इस G1 या गैप 1 फेज में। ठीक है ना। अब S फेज या इसको अपन बोलते हैं सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में मीन्स यहाँ पर इस फेज में आने पर सेल क्या करती है? यहाँ पर DNA में डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। मीन्स इसमें DNA डबल अमाउंट में हो जाता है। डबल अमाउंट में हो जाता है मीन्स जैसे S फेज मैंने यहाँ पर लिखा, तो S फेज में डबल अमाउंट मैंने क्यों बोला? यहाँ पर यदि 2C है तो 4C यहाँ पर हो जाएगा, बट क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्रोमोसोम का जो नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। ओके। अब
चलिए ये तो आ गया, देयर इज नो चेंज इन द क्रोमोजोम नंबर, है ना। अब इसमें नाउ सी जो 2n है, मतलब डिप्लॉयड सेल में माइटोसिस चल रहा है यदि यहाँ पर, तो जो 2n हो जाएगा इसके अंदर, और जो है 4n हो जाएगा 2n से। यदि 2n चल रहा है ना तो 4n वाला यहाँ पर डीएनए बन जाएगा इसके अंदर, बिकॉज एस फेज में डीएनए का अमाउंट क्या होता है, डबल हो जाता है। और डबल हो जाता है तो जब ये डिवाइड करेगी तो कैसी 2n हो जाएगी ना, तो वापस से यही नंबर जो पेरेंटल सेल में है वही डॉटर सेल में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, मीन्स जो पेरेंटल सेल में जो 46 था वो डॉटर सेल में भी 46 ही क्रोमोसोम का नंबर बना रहेगा, उसमें रिडक्शन नहीं होगा, इक्वेशनल ही रहेगा। राइट, क्लियर है ये चीज। नाउ एनिमल सेल की अपन यहाँ पर बात करें तो इसी फेज में सेंट्रियोल भी डेवलप करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा। प्रोटीन सिंथेसिस होगा तभी तो डीएनए का अमाउंट डबल होगा, है ना। जनरली प्रोटीन सिंथेसिस करें तो ये फंक्शन G2 और G-गैप2 का है। जब अपन प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं ना तो G1 फेज हो गया अपना, S फेज हो गया, तो अब इस G2 फेज में आ गए अपन जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है ना। तो ये फंक्शन G2 या गैप2 फेज का है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि माइटोसिस के लिए ये कंपलसरी है। सो बच्चों एस फेज में इम्पोर्टेंट है डीएनए का डुप्लीकेशन एंड सेंट्रियोल का डेवलप होना या फॉर्मेशन होना। अब इंटरफेज को तो अपन ने देख लिया जिसमें G1 S G2 फेज आए थे, बट बच्चों एक बात आपकी समझ में थोड़ी सी कम आई होगी मुझे लग रहा है कि एस फेज में जब डीएनए का अमाउंट डबल क्यों हुआ, जब इस सेल को आगे जाकर इक्वेशनल डिवीजन तो करना ही था, मीन्स माइटोसिस तो करना ही था। बट अदर बॉडी के सम सेल्स ऐसे भी हैं जो डिवाइड ही नहीं होते, है ना, तो इनको इस फेज में जाने की नीड ही नहीं होती। सम सेल्स ऐसे होते हैं जो G1 फेज को स्किप करके गैप 0 फेज में चले जाते हैं, जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है ना, या क्विसेंट फेज में चले जाते हैं या इनएक्टिव फेज में चले जाते हैं। ऐसे सेल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे अपने हार्ट की सेल्स हैं, है ना, ये एस फेज में ना जाकर सीधा किस में चली जाती हैं, G0 फेज या क्विसेंट फेज में चली जाती हैं, बिकॉज ये फर्दर डिवीजन नहीं करते एंड इनएक्टिव फेज में चले जाते हैं। सो बच्चों ये तो हुआ अपना इंटरफेज स्टेज कंप्लीट हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। अब इंटरफेज स्टेज तो अपन ने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट माइटोसिस या एम फेज, ठीक है ना। अब आते हैं अपन एक्चुअल जो सेल डिवीजन अपने को देखना है, जो अपने को डिफरेंट स्टेजेस के अपने को यहाँ पर डायग्राम अपने एनसीईआरटी में शो हो रहे हैं। तो एम फेज के सम स्टेप्स कहना चाहिए अपने को हियर, जैसे मेंशन है कौन कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये अपने इसमें दिख रहे हैं अपने को। अब माइटोसिस कैसा है, इक्वेशनल डिवीजन है, ये कब होता है, किन किन सेल्स में होता है, इनका बेनिफिट क्या है, ये हमें कैसे बेनिफिशियल है, ये हम इस चैप्टर में इस टॉपिक में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट कैरेक्टर यदि अपन यहाँ पर लें तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ, फिर अपन माइटोसिस स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अपने को यहाँ पर डायग्राम की भी साथ साथ में इन स्टेजेस के नीड होगी, ठीक है ना। सबसे पहले तो अपन कॉमन माइटोसिस की बात करते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होंगे, इसमें चेंज नहीं होते, है ना, क्रोमोसोम नॉट चेंज मीन्स सेम रहते हैं इसमें, है ना। ओके, सेम किस में रहते हैं, डॉटर सेल्स में। सेकेंड पॉइंट आता है अपना कि जो माइटोसिस डिवीजन है ये सोमेटिक सेल्स में होता है, सोमेटिक सेल्स में ही होता है। और थर्ड इसका पॉइंट अपन देखें तो ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं,
ठीक है, अपन ने पढ़ा था ना, इनका मेन फंक्शन ग्रोथ होता है आर बॉडी में, ठीक है ना। और 4 पॉइंट है, यदि अपन प्लांट की बात करते हैं तो इन प्लांट जो है में डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करते हैं, डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन डिफ्रेंशिएशन। ओके, नाउ 5th पॉइंट यदि अपन इसका डिस्कस करते हैं यहाँ पर, तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो मेंटेन करने में भी ये हेल्प करते हैं, मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। 6 अपन देखें इसका पॉइंट, तो रिपेयरिंग में भी हेल्प करते हैं, ये रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, ये ऑल जो थिंग्स मैंने यहाँ पर कैरेक्टर्स जो यहाँ पर या फीचर्स जो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ये माइटोसिस के रिस्पेक्ट में अपन यहाँ पर देख रहे हैं। माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन एंड ये ऑल उसके सिग्निफिकेंस के फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आता है। नाउ वी विल स्टार्ट different stages of mitosis division. So very first we will take prophase first. आप कहेंगे मैम इसमें तो मेंशन की नहीं है आपने प्रोफेज फर्स्ट, बट यहाँ आप बोल रहे हो प्रोफेज फर्स्ट, तो मतलब इनिशियल जो स्टेज होती है माइटोसिस की वो अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। प्रोफेज की, प्रोफेज ही लिखेंगे, बट अपन इनको 2 स्टेजेस में डिवाइड करके लिखेंगे, है ना। तो इसमें वेरी फर्स्ट जो फेज आती है वो प्रोफेज है, और फॉर एग्जांपल सेल के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप है, ये सेल है, ठीक है ना। ये मैं आपको अलग अलग कलर से सारा यहाँ पर दिखाऊंगी तो आपको भी क्लियर रहेगी। ये अपना न्यूक्लियर एनवेलप है, और इसके अंदर ये अपना जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो अपने यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ओके, नाउ अब न्यूक्लियर एनवेलप है, ये न्यूक्लियस ही कैरी करता है ना, मतलब न्यूक्लियस है ये, तो उसका ही तो ये मेम्ब्रेन है जिसको अपन न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, है ना। इन यूकेरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल को ये कैरी करता है। सो हियर ये क्रोमोसोम्स हैं, है ना, या जेनेटिक मटेरियल है। इट इज़ वेरी कंडेंस्ड या थिक फॉर्म में है यहाँ पर, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है, किसकी इनिशियल स्टेज है ये, प्रोफेज की, ठीक है ना। तो इस स्टेज में जो क्रोमोसोम है ये बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड या थिक फॉर्म में है, टाइटली पैक्ड है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में यहाँ पर शो होते हैं। इट इज़ कॉल्ड क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहीं से थोड़ी सी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। नाउ न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली रप्चर हो जाता है, और जब रप्चर हो जाता है मतलब रप्चर होना स्टार्ट हो जाता है या डिसअपियर होने लगता है, तो जो क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स हैं वो जो है प्रॉपर शेप में आना स्टार्ट हो जाते हैं। टिल लेट प्रोफेज इन एनिमल सेल द सेंट्रियोल, यदि अपन एनिमल सेल की बात करते हैं ना, तो एनिमल सेल द सेंट्रियोल्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय अ डुप्लीकेशन स्टार्ट मूविंग टूवर्ड opposite poles of cells. Each chromatin material result in the formation of compact mitotic chromosomes. It means ये तो अपन ने इनिशियल स्टेज को देखा था। अब यदि मैं कहूँ कि जो लेट प्रोफेज है उसमें ये है पूरी तरह से डिसअपियर होने लगती है, और जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम अपने अपने प्लेस पर जो है फिक्स हो जाते हैं, होने लगते हैं। और जो सेंट्रियोल्स है एनिमल सेल की अपन बात करें तो उनमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है ना, तो सेंट्रियोल में भी डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो इस तरह से डुप्लीकेट होने लगता है, ठीक है ना। तो ये हो गई अपनी लेट प्रोफेज, ठीक है ना। अब अपन आते हैं किस पर, ये तो प्रोफेज की बात हो गई।
अब अपन बात करेंगे मेटाफेज स्टेज की। तो और इस प्रोफेज में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो भी यहाँ पर इस स्टेज में सेल से डिसअपियर होने लगते हैं। नाउ अपन आते हैं मेटाफेज स्टेज में। मेटाफेज स्टेज की बात करें अपन, मेटाफेज स्टेज, तो मेटाफेज में क्या होता है, इन दिस फेज में न्यूक्लियर एनवेलप है जो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। यहाँ पर अपन कहीं भी न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन थी उसको शो नहीं करेंगे, है ना। एंड हियर 2 पोल्स पर सेंट्रियोल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर 2 पोल्स पर सेंट्रोमियर जो है बन गया, ठीक है। अब ये सेंट्रोमियर की जो है फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, तो सेंट्रोमियर के अंदर ये सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्ड व्हील लाइक स्ट्रक्चर में दिखते हैं। एज आई टोल्ड यू बच्चों, चैप्टर 8 में हम ऑलरेडी बहुत ब्रीफली जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रोमियर्स हैं, इनको अपन डिस्कस कर चुके हैं सेल ऑर्गेनेल्स के फॉर्म में। इनका मेन फंक्शन है ये स्पिंडल फाइबर्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स को रिलीज करते हैं। किनको रिलीज करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स को इस तरह से रिलीज करते हैं, ठीक है ना। जो कि किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए थे। मीन्स स्पिंडल जो फॉर्मेशन इज कंप्लीट इन दिस स्टेज। कौन सी स्टेज में? मेटाफेज स्टेज में, ठीक है ना। अब इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये मैंने अभी आपको बताया ही था, और ये आकर क्रोमोजोम से कनेक्ट हो जाते हैं। जो मैंने यहाँ पर क्रोमोजोम बनाए ना, इन क्रोमोजोम से आकर ये स्पिंडल फाइबर्स कनेक्ट हो जाएंगे इनसे, इस तरह से। ठीक है ना। अब अपन ने यहाँ देखा ये इसको भी अपन 2 स्टेजेस में लेकर समझेंगे ना, तो ये अपनी इनिशियल मेटाफेज स्टेज हो गई, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ कि जो है क्रोमोसोम जो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो गया, जो कि सेंट्रियोल से कनेक्टेड थे, ने रिलीज किए थे और आकर क्रोमोसोम से कनेक्ट हो जाते हैं। Kinetochores are small disc-shaped structure at the surface of centromeres. They serve as the site of attachment of spindle fibers. अब आपको यहाँ मैं एक पॉइंट और दिखाती हूँ। इनको अपन बोलते हैं काइनेटोकोर्स। इसके साइड में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। किसके साइड में? सेंट्रियोल्स के साइड में, जो कि क्या प्रोवाइड करती है? अटैचमेंट प्रोवाइड करती है स्पिंडल फाइबर्स से लेकर क्रोमोजोम्स तक। दैट आर द मूव्ड इनटू द पोजीशन, कहना चाहिए अपने को, द सेंटर ऑफ द स्पिंडल। ये ऑल थिंग्स अर्ली मेटाफेज में, या अपन यहाँ पर इनिशियल की जगह अर्ली मेटाफेज भी यहाँ पर ले सकते हैं, होते हैं। देन जब मेटाफेज स्टेज का लास्ट होता है, तब जितने भी क्रोमोजोम हैं वो इक्वेटर प्लेट पर या आकर या सेंट्रल प्लेट पर आकर यहाँ पर सेंट्रियोल जिन स्पिंडल फाइबर्स को रिलीज किया था वो किससे अटैच थे? सबसे पहले तो अपन यहाँ देखते हैं कि जो लेट मेटाफेज है उसमें जितने भी क्रोमोजोम थे वो इक्वेटर पर आ जाते हैं, ठीक है भाई। इक्वेटर पर आ गए ये सब, ये अपन ने यहाँ पर बना लिए 1 2 3, इस तरह से ये जो सेंट्रल प्लेट थी उस पर आकर अरेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। सेंट्रियोल जिन स्पिंडल फाइबर्स को रिलीज किया था वो किससे अटैच्ड थे? तो अपना आंसर होना चाहिए काइनेटोकोर्स से अटैच थे। कैसे थे ये मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये अपना क्रोमेटिड है एक, ठीक है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, ये अपन ने देख लिया। यहाँ पर 1 क्रोमेटिड है, ये 2nd क्रोमेटिड है। ये एक ही क्रोमोजोम के बोथ क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है ना। इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स भी यहाँ पर इनको अपन कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। एंड ये जिस पॉइंट से कनेक्ट होते हैं, अब यदि अपन इनको कनेक्ट करके दिखाएं तो ये जिस पॉइंट से कनेक्ट होते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट अपने को रेड से मैं आपको शो कर रही हूँ, तो जिस पॉइंट से ये कनेक्ट होते हैं इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पर
सेंट्रोमियर्स, है ना। और इस सेंट्रोमियर के साइड में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोलते हैं काइनेटोकोर्स। और इस काइनेटोकोर्स जो मैंने अभी आपको बोला था कि सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर रिलीज हुए थे वो किससे अटैच थे, काइनेटोकोर्स से अटैच्ड थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अलोंग विद दिस क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है इसमें सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर्स, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मीन्स जैसे यहाँ पर आपको ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन तो ये सेंट्रोमियर है और सेकंड कंस्ट्रक्शन यहाँ पर अपने को दिखता है, और जहाँ पर क्या होता है सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट होता है। इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो 2 क्रोमेटिड्स मिलकर 1 क्रोमोसोम बनाते हैं तो 46 क्रोमोसोम इक्वेशनल प्लेट पर या इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। नाउ 46 क्रोमेटिड्स ऊपर नीचे होंगे, बट जब नेक्स्ट फेज आती है तो ये क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कहा ना कि जो लेट मेटाफेज है उसमें क्या होता है, ये जो अपना सेंट्रियोल है तो सेंट्रियोल से ये इस तरह से अरेंज यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। नाउ अपनी नेक्स्ट फेज आती है अब एनाफेज। एनाफेज स्टेज में क्या होता है, एनाफेज स्टेज में जैसे ही सेल डिवीजन पहुंचता है ना तो ये स्पिंडल फाइबर्स है ना ये ब्रेक हो जाते हैं एंड द सेंट्रोमियर ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स स्प्लिट साइमल्टेनियसली, मीन्स दोनों क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। जो क्रोमेटिड अपने को यहाँ अटैच्ड दिख रहे हैं ना ऐसे जुड़े हुए, ये सेपरेट होने लगते हैं एंड अपोजिट पोल पर जाने लगते हैं। सो हाफ ऑफ जो है सेंट्रोमियर अलोंग विद द 1 क्रोमेटिड नाउ कॉल्ड द डॉटर क्रोमोसोम्स। इस स्टेज के कंप्लीट होने तक जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अगेन बनने लगती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पर डेवलप होने लगते हैं। तो एनाफेज स्टेज में क्या होता है, अपन डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं इसको। एनाफेज स्टेज में सेंट्रियोल जो इक्वेटोरियल प्लेट पर या सेंट्रल प्लेट पर जो क्रोमेटिड्स थे इनका एक एक क्रोमेटिड निकलकर यहाँ पर अरेंज इस तरह से हो जाते हैं दोनों अपोजिट पोल पर, ठीक है ना। और धीरे धीरे जो है इनको अपन क्या बोलते हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स। और अदर देन इसके और क्या क्या हो जाता है यहाँ पर, और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे जो डिसअपियर होने लगे थे प्रोफेज में, कि कौन कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस वगैरह, ये वापस से इनका फॉर्मेशन होने लगता है या डेवलपमेंट होने लगता है। ना बच्चों अब अपन आते हैं टीलोफेज स्टेज पर, है ना। इसमें जो अपन ने अभी जो डिस्कस किया है ना एनाफेज, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन जो है क्या होने लगती है, अपीयर होने लगती है, मतलब फॉर्मेशन उसकी होने लगती है। अब अपन यहाँ पर देखते हैं टीलोफेज स्टेज या टेलोफेज भी जिसको कई जगह प्रोनाउंशिएट करते हैं। टीलोफेज स्टेज में क्या होगा, इसमें दिस इज द लास्ट फेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इन न्यूक्लियर डिवीजन इन माइटोसिस, सही बोला मैंने। द क्रोमोसोम स्टार्ट देयर कंडेंसेशन एंड बिकम थिन एंड लॉन्ग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर around the chromosomes clusters, nucleolus, Golgi complex and endoplasmic reticulum also reappear। इसमें क्या होता है टीलोफेज स्टेज में, अपन डायग्राम से देखें तो जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वापस से रीअपियर होने लगती है जो सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये क्रोमोसोम्स भी यहाँ पर अरेंज इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अपनी क्या हो गई, टीलोफेज स्टेज यहाँ पर हो गई। इसके अलावा न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वापस से रीअपियर हो जाते हैं इस स्टेज में। तो यहाँ तक तो अपना न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, मतलब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। अब अपन देखते हैं साइटोकाइनेसिस इसमें। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है बच्चों, साइटोकाइनेसिस मीन्स आपको नेम से ही पता चल रहा है
कि किसमें डिवीजन स्टार्ट होगा, अब साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में जब डिवीजन स्टार्ट होता है मीन्स साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन हो रहा है। बट क्या होता है बच्चों, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, है ना, बोथ में जो साइटोकाइनेसिस है वो डिफरेंट तरीके से होता है। यदि अपन सिर्फ साइटोकाइनेसिस की कॉमन बात करते हैं ना, तो साइटोकाइनेसिस इज द प्रोसेस दैट accomplishes the division of cytoplasm and thereby the cell into two daughter cells, each enclosing one daughter nucleus formed after karyokinesis. Okay, now यदि अपन एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में क्या होगा, दोनों तरीके से अपन यहाँ डिस्कस करेंगे कि यहाँ एक इनके अंदर जो मैंने यहाँ बात की थी ना, तो इसमें क्या होता है एनिमल सेल के अंदर कि बाहर साइड से इनमें जो कैविटी है उसमें जो है वो अंदर की तरफ जाकर एक कैविटी बना लेती है ये मेम्ब्रेन। जहाँ पर ये दोनों मिलती है ना, वहीं पर ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। जैसे यहाँ आकर दोनों मिल जाएंगी और दोनों मिलते ही ये सेल अलग हो जाएगी और ये वाली सेल अलग हो जाएगी, मतलब फर्स्ट और सेकंड, इस तरह से टू सेल्स में ये डिवाइड हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी, राइट। सो इन एनिमल सेल अ फ्यूरो अपीयर्स इन द सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग कहना चाहिए ड्यूरिंग लेट एनाफेज। एनाफेज स्टेज को अपन ने पढ़ा था ना, लेट एनाफेज या फिर अर्ली टीलोफेज भी कह सकते हैं अपन। द फ्यूरो डिपेंड्स एंड व्हेन दे जॉइन इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गए एंड टू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। टू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो गई धीरे धीरे, है ना, क्योंकि इनकी जो मेम्ब्रेन है उसमें कैविटी बनने लग गई थी और जैसे ही ये कैविटी दोनों आपस में यहाँ आकर मिलती हैं वैसे वैसे ये दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाते हैं। अब यदि अपन यहाँ पर यहीं पर यदि प्लांट सेल को भी डिस्कस करें ना इसके कंपैरिजन में, तो प्लांट सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में तो मैंने आपको ऐसे दिखा दिया, बट प्लांट सेल में यदि अपन इस सेल का डिवाइडेशन देखें तो प्लांट सेल में क्या होगा कि इनका डिवीजन अंदर साइड से स्टार्ट हो जाता है। जो एक यहाँ पर प्लेट है ना, ये जो सेल प्लेट है, इस प्लेट से अंदर की तरफ बनना स्टार्ट होती है और बाहर की साइड ये इस तरह से आती जाती है। इसमें अपन ने देखा था अंदर की साइड जा रही थी और इसमें बाहर की साइड आ रही है और टू डॉटर सेल में डिवाइड कर देती है पेरेंटल सेल को। इस तरह से टू डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देती है। जैसे अपन ने डिवाइडेशन वही होता है बट इसमें बाहर की साइड से जाती है और इसमें अंदर की साइड से बाहर की साइड आती है, ठीक है। ये बच्चों ये जो क्वेश्चन मैंने आपको डिफरेंस दोनों में बताया है ना, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कई बार आपको आ जाता है कि एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, तो भाई एनिमल सेल में बाहर की साइड से जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ जाने लगती है, जिससे क्या होता है एक कैविटी बन जाती है और जब ये आपस में जिस पॉइंट पर जाकर मिल जाती है वहाँ से ये टू कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाती है और टू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करती है। बट प्लांट सेल में अपन इसको देखें तो अंदर एक सेल प्लेट की फॉर्मेशन हो जाती है और फिर वो बाहर साइड की तरफ ग्रोथ करने लगती है और जब ये पूरी तरह से बाहर पहुँच जाती है ये, तो ये टू कंपार्टमेंट यहाँ भी बना लेती है और टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इस तरह से अपना ये सेल डिवीजन यहाँ पर कौन सा सेल डिवीजन कंप्लीट हुआ, माइटोसिस डिवीजन। नेक्स्ट पार्ट में अब अपन लेंगे मियोसिस डिवीजन, है ना। इसका सिग्निफिकेंस भी मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही, अपनी एनसीईआरटी में तो एक्चुअली बाद में दे रखा है बट मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसमें कि जो माइटोसिस में जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है माइटोसिस का, कि इसमें जो सेल्स जो क्रोमोसोम का नंबर है वो इक्वेशनल डिवीजन है, इसलिए सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं आते। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बॉडी ग्रोथ इज बाय माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेल्स, रिप्लेसमेंट ऑफ बोर्न आउट टिश्यूज सेल्स फॉर एग्जांपल ब्लड सेल, स्किन सेल्स एंड रिपेयर और द इंजरीड, कभी अपने को इंजरी हो जाती है या टिश्यूज़ में कोई डैमेज हो जाता है तो उनकी रिपेयरिंग किसके थ्रू होती है, माइटोसिस के थ्रू
होती है। और यदि अपन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें तो माइटोसिस आर इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। ओके, नाउ अपन यदि प्लांट में बात करते हैं तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन्वॉल्व ओनली माइटोटिक डिवीजन एंड जेनेटिकली identical individuals are produced. Okay, uncontrolled cell division in certain tissues and organ like cancerous cells result in tumors. ये सब सिग्निफिकेंस किसके हैं? माइटोसिस डिवीजन के हैं। थैंक यू।